नमस्कार, मैं श्रीकांत। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड देने से पहले सत्यापन करना जरूरी। गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक। पटना पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार। जज ने पूछा एसएसपी की वर्दी और ओहदे का क्या मतलब है। सिंगापुर जाने के ठीक पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गठन। रूस ने यूक्रेन से पहले जापान पर हमला करने की बनाई थी योजना। 2021 में के लीक मेल में हुआ खुलासा। चलिए चलते हैं खबरों में विस्तार से। आज आम आदमी पार्टी के ट्रेंड विंग और प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने गुरुवार को अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले में सीआरपीसी की धारा 374 के तहत पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संदीप भारद्वाज 2 दिनों से अपने घर से बाहर तक नहीं निकले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संदीप भारद्वाज आप ट्रेंड विंग की दिल्ली के सचिव थे और राजौरी गार्डन में भारद्वाज मार्बल के मालिक भी थे। पश्चिमी जिला डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया कि गुरुवार शाम 4:30 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि संदीप भारद्वाज ने खुदकुशी कर ली है। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए आधार कार्ड के लिए से पहले उसे सत्यापित करना अब जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने से पहले संस्थाओं को इसे वेरीफाई करना चाहिए। यूआईडीएआई ने एक सर्कुलर में कहा है सत्यापन होने से अधिकार अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी संभावित स्थिति में आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा कि पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर दिए गए किसी भी आधार कार्ड, ई आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम आधार की वास्तविकता सत्यापित करने के लिए व्यक्ति को आधार संख्या को सत्यापित करना होगा। यूआईडीएआई ने कहा है कि इससे रूप पर जोर देता है कि कोई भी 12 अंकीय संख्या आधार नहीं है। यूआईडीएआई ने आधार के सत्यापन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी की है, जिसमें जानकारी दी है कि किसी भी रूप में पेश किए गए आधार कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को यूआईडीएआई के क्यूआर कोड मोबाइल में ऐप के माध्यम से और आधार क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करके वेरिफिकेशन करे, जिसकी उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जांच की जा सकेगी। यूआईडीएआई और क्यूआर कोड मोबाइल ऐप एंड्रॉयड, आईओएस और विंडो फॉर्मेट के ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है। पटना हाई कोर्ट ने राजधानी के 2 बड़े पुलिस अफसरों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि वर्दी और ओहदे का क्या मतलब होता है। दरअसल मामला पटना के महिला रिमांड होम की सुनवाई से जुड़ा है। इस केस की सुनवाई कर रहे पटना उच्च न्यायालय ने अब तक के पुलिस अनुसंधान पर असंतोष जाहिर किया है। गुरुवार को इस मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों और सचिवालय एसपी केस की आईओ काम्या मिश्रा सशरीर कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि आपके ओहदे का क्या मतलब है, आप एक केस की जांच भी सही तरीके से नहीं कर सकते। कोर्ट ने अब तक के पुलिस अनुसंधान पर नाराजगी जाहिर करते हुए
सुनवाई के दौरान यह कहा है कि एसएसपी की पुलिसिंग और कामकाज किसी तरह के से संतोषजनक नहीं माना जा सकता। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पटना पुलिस प्रशासन के इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुननी पड़ी। पटना उच्च न्यायालय में गायघाट में लड़कियों के यौन शोषण के मामले की पुलिस जांच पर सुनवाई चल रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज शाम सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। सिंगापुर रवाना होने से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी है। आरजेडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आगे भी संभालते रहेंगे। लालू द्वारा गठित 85 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। राजद में पहली बार 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय नारायण चौधरी को पहली बार आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। देवेंद्र यादव पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जबकि उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर के साथ जदयू के वरीय नेता है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हाल ही में महीने में दूसरे दलों से आरजेडी में शामिल हुए नेताओं को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मसला हल हो गया है, मगर राजस्थान की का अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। कांग्रेस में राजस्थान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का मामला और भी उलझता जा रहा है। राजस्थान में जारी कलह के बीच सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर सामने आते ही एक बार फिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर खुलेआम सियासी हमला कर दिया है। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायक पायलट को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। आज गहलोत ने यह भी दावा है कि पायलट के पास से केवल 10 विधायकों का ही समर्थन है। इस बीच सचिन पायलट ने भी कांग्रेस आलाकमान से मांग कर दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला गुप्त मतदान के जरिए ही हो। सूत्रों के मुताबिक ताजा घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व में कहा है कि अशोक गहलोत द्वारा कभी 10 तो कभी 20 विधायकों के समर्थन की बात कही, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की है। कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत की में सचिन ने गहलोत को खुली चुनौती दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की गुप्त राय ली जाए, उसमें गहलोत को समर्थन नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। खंडवा में मामा टंट्या भील की जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए राहुल गांधी ने टंट्या भील की फांसी के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर बीजेपी ने गहरा ऐतराज जताया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार को मध्य प्रदेश के में दूसरा दिन था। वो खंडवा में थे। गुरुवार दोपहर विश्राम के बाद वो खंडवा के टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने टंट्या मामा की प्रतिमा पर पहुंच के माल्यार्पण किया और यहां आम सभा की। अपने सभा में संबोधित करने में उन्होंने आरएसएस पर जमकर हमला किया है। टंट्या मामा की फांसी के लिए अंग्रेजों का साथ देने के लिए आरएसएस का ऊपर आरोप लगाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस नीति सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है। 5 दलों के इस गठबंधन ने अब तक घोषित 90 सीट के इसी नतीजों में 52 पर जीत दर्ज कर ली है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 का अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने अब तक 32 सीट पर साउथ जीत दर्ज की है और 21 पर आगे चल रही है। वहीं सीपीएन
मायोस्ट सेंटर ने 9, सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट ने 7 और राष्ट्रीय जनमोर्चा तथा समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीट पर जीत दर्ज की है। ये सभी दल सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। सीपीएन मायोस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड गोरखा 2 सीट से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्हें 26,103 वोट मिले। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कविंद्र बुर्ला कोटी को हराया है, जिन्हें 12,637 वोट ही मिले थे। यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। यह रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी के एक बिल लबोहर के लीक हुए मेल से पता चला है, जिसे न्यूज वीक के रिपोर्ट में किया गया है। इस ईमेल को 17 मार्च को एक एजेंट द्वारा रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओसिचिकिन को भेजा गया था, जिसे विंड ऑफ चेंज कहा जाता है। ईमेल के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त 2021 में जापान के खिलाफ सैन्य संघर्ष की काफी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। पत्र में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई थी। रूस की साइबर प्रचार मशीन उसी समय लॉन्च की गई थी जब जापानियों को नाजी और फांसीवाद के रूप में लेबल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पर रूस और जापान के बीच संबंधों में खटास भी आ गई। रूस के कब्जे वाले द्वीपों के एक समूह पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विवाद भी है, जिस पर जापान अपना दावा करता है। बिहार में गैंगरेप से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला बगहा से जुड़ा है, जहां पटखोली ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर 3 दिनों तक उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित युवती के पिता ने पटखोली यूपी में आवेदन देकर गांव के 2 युवकों पर युवती का अपहरण कर उसे गन्ना के खेत में बंधक बनाकर लगातार 3 दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में $1 मिलियन के इनामी कातिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजविंदर सिंह पर 24 वर्षीय लड़की तोया कार्डिले की हत्या का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया के किसलैंड बीच पर अक्टूबर 2018 में तोया का शव मिला था। वहीं आरोप है कि तोया का मर्डर करने के 2 दिन बाद राजविंदर भारत भाग गया था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसके बारे में सूचना देकर $1 मिलियन इनाम की घोषणा की थी। राजविंदर ऑस्ट्रेलिया के किसलैंड का रहने वाला है और उसका मूल निवास भारत के पंजाब राज्य स्थित भुट्टर कलान में है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ इस केस के सिलसिले में काम कर रही है। उसके सिर पर किसलैंड सरकार ने $1 मिलियन का इनाम घोषित किया, जिसकी मदद से भारतीय अधिकारियों को राजविंदर की लोकेशन का पता लगाने में मदद मिल पाया। किसलैंड पुलिस ने एक व्हाट्सएप लिंक भी जारी किया था ताकि राजविंदर की कोई भी जानकारी सीधे उन तक पहुंच सके। राजविंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया के मेल नर्स के रूप में भी काम करता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा होते हुए चल गया। करौंद इलाके में आरिफ नगर स्थित सीएनजी पंप पर गैस भरवाते हुए पहुंचे ऑटो में अचानक आग लग गई और आग को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। पंप में मौजूद कर्मचारियों और ऑटो ड्राइवर में से जब आग नहीं बुझी तो ऑटो को ढकेल कर दूर किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत है कि पंप में के कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। आयुक्त नगर स्थित सीएनजी पंप के ठीक सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है और पास में ही नगर निगम का कचरा प्लांट भी है। सुबह यहाँ पर एक ऑटो चालक ऑटो में गैस भरवाने के लिए आता था। ऑटो में गैस भरी जा रही थी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते ऑटो में आग पकड़ ली। महज कुछ ही सेकंड में ऑटो में आग की लपटें उठने लगी।
बिहार में एक तरफ जहां थानों में अपराध और आपसी विवाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं गांव के एक छोटी सी विवाद को लेकर थाने पहुंच भी रहे हैं। तो बिहार के में एक ऐसा गांव है जहां थाना और कोर्ट पहुंचने से पहले ही विवाद संबंधित सभी मामले सुलझ जाते हैं। ये गांव जहानाबाद जिला में है, जहां लोगों ने नजीर पेश की है। इस गांव में आजादी के बाद से कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि घोसी प्रखंड स्थित लखवार पंचायत के दोताल बिगहा गांव के लोग आज पूरे इलाके में आदर्श गांव के रूप में दिखते हैं। आजादी के बाद से ही आपसी विवाद को लेकर कभी गांव के लोग थाने नहीं गए। गांव के किसी भी शख्स ने आपसी लड़ाई को लेकर थाने में एफआईआर तक नहीं दर्ज नहीं कराई। गांव के में शांति प्रिय लोगों ने विवाद की सूरत में ही मिसाल पेश की और बिना कोर्ट गए ही मामले का निपटारा कर लिया है। लगभग 800 की आबादी वाला यह गांव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। झारखंड से मानव तस्करी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे को प्रदेश के कई जिलों के महानगरों में बाल मजदूरी के लिए भेजा जाता है। इस कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज के 3 बालक और 11 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया। इन बच्चों के काउंसलिंग के दौरान यह पता चला है कि रेखा माने जो काल्पनिक नाम है, 12 वर्षीय बच्ची को 1 वर्ष पहले उसके गांव पर एक व्यक्ति अपहरण कर दिल्ली लेकर आया। 1 साल तक दिल्ली की विभिन्न इलाकों की कोठियों में घरेलू कार्य कराया। विरोध करने पर उससे रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया। एक दिन बाद वहां मौका देखकर वह खिड़की से कूदकर एक ऑटो वाले की मदद से भाग निकली और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने झारखंड भवन से समन्वय स्थापित किया और बच्ची के घर का पता लगाया। आपको बता दें कि रेखा की मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जबरन उसे दिल्ली लाया गया था। अमेरिका, यूपी, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 40 देशों में ई कॉमर्स साइट अमेजन के कर्मचारी सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। ये लोग कंपनी से बेहतर सैलरी की काम के लिए अच्छे माहौल की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के चलते खर्च बढ़ गए हैं, इसलिए वेतनमान अच्छा होना चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन सभी देशों में अमेजन और के हजारों कर्मचारी कंपनी के वेयर हाउस के बाहर ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे व्यस्तम समय है। ऐसे में कर्मचारियों के प्रदर्शन से कंपनी के बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। गाजियाबाद शहर में ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। इन पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था के अनुसार अगर ऑटो नहीं चला तो उसे सीज कर दिया जाएगा। ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा, गाजियाबाद पुलिस लाइन के सभागार में हुई बैठक में ऑटो चालकों को इस योजना के बारे में जानकारी दी। गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक ने बताया है कि ऑटो चालकों के समय समय पर बदलते रहने के कारण ऑटो चालक को प्रत्येक दिशा में चालक की सीट के पीछे वाहन चालक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को जनपद में अतिरिक्त सीट लगाकर चलने वाले ऑटो चालकों को जागरूक कर अतिरिक्त सीट को हटवाने जाने और तेज आवाज में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम को हटाए जाने के संबंध में भी निर्देश दी गई है। ऐसे में ऑटो चालक जिन्होंने रूट अथवा यूनिक नंबर नहीं लिया है, उन्हें शीघ्र ही यातायात कार्यालय में से प्राप्त अथवा ऐसे ऑटो जिन पर ऑटो रूट स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं होगा तो पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के बाद बस्ती जिले में बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड से दौड़ रहा है। यहाँ जिला प्रशासन ने 20 साल से भी अधिक समय से भूमाफिया द्वारा कब्जा हुए लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यूपी में अपराधी अब पुलिस की गोली से नहीं बल्कि बाबा के बुलडोजर से खौफ खाते हैं। जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो या क्या पेट्रोल पंप, क्या मकान, क्या दुकान, सब के सब जमीन दोष हो जाते हैं। यही कारण है कि भूमाफियाओं के खौफ बना रहता है। अब पूरा मामला बस्ती जिले के रुधौली तहसील का है, जहां पर
एसडीएम आनंद श्रीस्नेह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने नगर पंचायत रुदौली में कामता प्रसाद वार्ड, इंदिरा नगर वार्ड और कल दड़वा तिवारी में कब्जा हुए एक सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तमोलीपुर गांव में 2 नाबालिग के दलित बहनों की लाश पेड़ की लटकी मिली थी। घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई और सभी आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने 14 दिनों में चार्जशीट भी फाइल की। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मुआवजा, एक घर और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया। घटना के दिन सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा ने नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा फोटो खिंचवाते हुए परिवार को आर्थिक मदद के चेक भी दिए गए। साथ निभाने और न्याय दिलाने के वादे भी किए गए, लेकिन 2 लाख का एक चेक कांग्रेस पार्टी और 1 लाख का चेक नवनिर्माण सेना के द्वारा दिए गए थे। जब परिवार ने चेक को बैंक में लगाए तो 68 दिनों के बाद भी वह चेक बाउंस हो गया है। महारौली हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आरोपी आफ्ताब और श्रद्धा के 2 दोस्त के बयान सीआरपीसी 164 के तहत साकेत कोर्ट में दर्ज कराए गए। दोनों ने कोर्ट को बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। वहीं पुलिस को छतरपुर पहाड़ी इलाके के जंगलों से भी जो जबड़ा बरामद हुआ, उसमें कुछ बाल भी फंसे मिले। ये बाल महिला के हैं, जिन्हें डीएनए जांच के लिए लैब भेजा गया है। श्रद्धा आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड जो बेंगलुरु में रहता है, दिल्ली पुलिस के उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। नैनीताल विधानसभा के में बैकडोर से भर्ती मामले में निकाले गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उनको सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होने, नौकरी पर बहाल करने को कहा था। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। 27 से 29 सितंबर तक अलग अलग आदेशों में विधानसभा के बैकडोर से भर्ती किए 228 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसको कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर भी रोक लगा दी। आप देख रहे थे देश दुनिया की हमारे साथ बड़ी खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।